हम देखेंगे सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट साइकोलॉजी और हिंदी में इसको कहते हैं शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य। शॉर्ट फॉर्म में इसको पीपीई भी बुलाते हैं बच्चे। और हम देखेंगे यहाँ पर कि जो आपका अपकमिंग पेपर है, जो सबसे पहला रीअपियर पेपर होने वाला है, वो साइकोलॉजी का ही है सेकेंड ईयर का। तो इसमें आप किस तरीके से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको मैं 2 क्वेश्चन के प्रॉपर पूरा आंसर किस तरीके से आपको आंसर शीट पे लिखना है वो बताऊंगी। और ये जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ये अपनी मर्जी से या कहीं से भी नहीं उठाए हैं। ये क्वेश्चन जो अभी अभी लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मिल जाएगा आपको, जो SCRT ने अभी जो पेपर करवाया था सेकेंड ईयर का, जिसमें आपका रीअपियर आ गया है। तो उसी क्वेश्चन पेपर के ये दोनों क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 10 नंबर का और दूसरा क्वेश्चन 5 नंबर का। तो इससे दोनों तरीके के आंसर लिखना आप समझ जाएंगे कि 10 मार्क्स के लिए किस तरीके से आंसर लिखा जाएगा। और सेकेंडली 5 मार्क्स वाले जो पेपर होते हैं उनको आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, और सेकेंड ईयर का 2022 का बिल्कुल लेटेस्ट वाला क्वेश्चन पेपर है और उसका क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको बेनिफिट ये होगा, एक तो आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, दूसरा आंसर कैसे लिखते हैं, किस तरीके से फ्रेम किया जाता है आंसर को, वो सीखेंगे। तीसरा, यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं आपके जो क्लियर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन अगर आप वो क्वेश्चन पेपर को अगर देखोगे, मैंने क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ किया हुआ है, अगर आपने देखा हो तो वहाँ पर सबसे पहला ही क्वेश्चन जो आता है साइकोलॉजी का, उसमें उन्होंने पूछा हुआ था कि अधिगम के गेस्टाल्ट सिद्धांत का अर्थ, प्रयोग, नियम और शैक्षिक अनुप्रयोग बताओ। इसमें अथवा में भी एक क्वेश्चन था, लेकिन उसका जो डिवाइडेड रूप था वो अच्छा नहीं था। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसे क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना ज़्यादा अच्छा है जिसके अंदर डिवाइडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि फिर उससे मार्क्स भी डिवाइड हो जाते हैं। और इस हिसाब से अगर आपका एक पार्ट भी ठीक है तो एटलीस्ट आपको उस पार्ट के नंबर मिल जाते हैं। तो इसीलिए ये वाला क्वेश्चन उठाया है मैंने। जैसा कि मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पर ना ये क्वेश्चन 4 भागों में डिवाइडेड है, जिसके लिए मार्किंग स्कीम है 2+2 +3 +3। तो सबसे पहले आपको गेस्टाल्ट इस सिद्धांत का अर्थ बताना है 2 नंबर का, उसका प्रयोग बताना है 2 नंबर का, प्रयोग यानी जो एक्सपेरिमेंट किया था। और उसके बाद उसके नियम बताने हैं तो 3 नंबर के लिए। और शैक्षिक अनुप्रयोग यानी इस शिक्षा में और बच्चों के लिए किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो, ये 3 नंबर के लिए। तो टोटल मिला के आपके 10 मार्क का क्वेश्चन तैयार हो गया है। तो देखते हैं इसको आंसर लिखना हम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है इस क्वेश्चन का वो है गेस्टाल्ट सिद्धांत का अर्थ। तो आंसर लिखते हुए आपको हेडिंग डालना है कि आप अर्थ लिखने जा रहे हो। तो सबसे पहले आपको ये सबटाइटल डालना होगा अर्थ, चाहे आप थोड़ा बड़ा बोल्ड करके लिख सकते हो और नीचे से स्टार्ट कर सकते हो। इसके यहाँ से मैंने यहाँ पर सामने जस्ट लिख दिया है ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। और ये आपका आंसर की का आंसर है कि कौन से ऐसे पॉइंट है जो अर्थ के अंदर आने ही आने चाहिए, जिससे आपको पूरे 2 नंबर मिल जाएंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले तो आपको जब अर्थ बताना होगा तो आपको स्टार्टिंग यहाँ से करनी होगी कि ये जो गेस्टाल्ट शब्द है ये जर्मनी का शब्द है और इसका जो अर्थ होता है वो होता है एक आकृति की पूर्णता या फिर समग्रता। तो इस तरीके से अर्थ जो है वो आप स्टार्ट करोगे, मतलब ये यहाँ पर मेंशन होना चाहिए जब एग्जामिनर इसको चेक करेगा, टीचर इसको चेक करेंगे SCRT के। तो इन चीज़ों को वो आंसर में ढूंढते हैं और जब ये 2-4 पॉइंट्स मिल जाते हैं ना, तो ये समझ लो पूरे 2 नंबर आपको इस पार्ट में दे दिए जाते हैं। तो आपको फिर डेफिनेशन से भी डालनी होगी कि व्यक्ति किसी वस्तु को आंशिक रूप से नहीं बल्कि पूर्ण रूप से सीखता है। तो देखो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत यही कहता है कि किसी भी चीज़ को ना बच्चों को प्रॉपर तरीके से दिखाओ और उसके बाद उसको पीस में समझाओ, तो उस तरीके से बच्चा आसानी से समझता है। संपूर्ण, जैसे कि एग्जाम्पल भी डाल सकते हो आपके, संपूर्ण पुष्प के परीक्षण के द्वारा कि पहले उनको पूरा फूल दिखा दिया गया और उसके बाद जो है मुझसे विभिन्न भागों को समझाते हैं कि ये पंखुड़ियाँ हैं, ये इसके पुंकेसर हैं। इस तरीके से जो है आप इसमें उदाहरण भी डालोगे, अलग से नीचे उदाहरण लिखकर फिर एक उदाहरण लिख दो। देखो आंसर को ना फ्रेम करना सीखो। फ्रेम करना अगर आपको आ गया ना एक बार, तो फिर अगर आपका आंसर हल्का भी है ना तो मार्क्स काफ़ी अच्छे आप गेन कर सकते हो। तो इस तरीके से आप उदाहरण डाल दो। उसके बाद आप डाल सकते हो ये शब्द जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के अंदर, कि उद्देश्यपूर्ण होते हैं। इसमें रचनात्मकता और अन्वेषणात्मक जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर करवाई जाती हैं। उसके बाद
कुछ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये भी हैं कि गेस्टाल्टवादी जो मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने इसका समर्थन किया था। और फिर 2-4 नाम भी आपको यहाँ पर लिखने होंगे, जैसे लेविन हो गया, कोहलर हो गया, कॉफपका हो गया। तो इन्होंने जो है ये सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत को हम अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी और इंग्लिश में इनसाइट थ्योरी भी कहते हैं। तो बेसिकली ये जो पॉइंट्स हैं ना, इन सबको मिलाकर आपको अर्थ लिख देना है। तो ये सारे पॉइंट्स जब हमें अर्थ के अंदर मिलता है और हम पेपर को चेक करते हैं तो 2 नंबर हम पूरे इस पार्ट में दे देते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो अगला पार्ट है, इन्होंने पूछा इसका प्रयोग। तो प्रयोग में आपको बताना होगा, स्टार्टिंग तो आपको ऐसे करनी होगी कि गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक ने कई तरह पशु और पक्षियों पर अपने जो प्रयोग हैं वो किए थे। उसके बाद हमें बताना है कि ये वाला जो प्रयोग किया उन्होंने, इसके लिए आपको अगर याद हो या फिर आपने जब साइकोलॉजी का यूनिट तैयार किया होगा, पहला ही यूनिट है जिसके अंदर ये सारे सिद्धांत है, तो वहाँ पर भी मैंने करवाया हुआ है कि सुल्तान नाम का एक चिंपैंजी यानी बंदर था और उसके साथ किसी पजल बॉक्स नहीं, कोई मतलब पिंजरा था जिसके अंदर उसको बड़ा सा पिंजरा जिसमें उसको बंद करके केले को लटकाया गया था और साथ में छड़ी भी रख दी गई थी, एक बक्सा रखा हुआ था। फिर उसने उसको बक्से पे चढ़कर केले को तोड़ा, फिर केला और ऊपर कर दिया गया, फिर उसने जो है दूसरा बक्सा उस पर रखा। इस तरीके से पूरा प्रयोग मैंने करवाया हुआ है। अगर आपको नहीं आता तो आप जाके वीडियो देख सकते हो या इंटरनेट पे पढ़ लो, या किताब अगर आपके पास हो तो वहाँ से इस प्रयोग को पढ़ लो। तो ये पूरा मैं यहाँ पर नहीं लिख रही हूँ, लेकिन जब आप पेपर में करोगे ना तो 2 नंबर के लिए आपको प्रयोग को बताना है। दैट मीन 1 पेज आपको पूरा भरना होगा। तो पॉइंट्स जो है ना, वो कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखिए और उसी को जो है एक्सप्लेन कर करके उस प्रयोग को कर देना है। तो 2 नंबर आपको यहाँ प्रयोग के मिल जाएंगे। 4 नंबर पट्टे हो गए। उसके बाद देखो 3 नंबर में उन्होंने आगे पूछा कि नियम क्या थे। तो इन्होंने गेस्टाल्टवादियों ने जो सिद्धांत दिए उसके नियम यहाँ पर टोटल 5 हैं। अगर आपको 4 भी याद रहते हैं, 3 भी याद रहते हैं तो आप लिख दो, क्योंकि देखो पूरे नंबर तो वैसे भी नहीं मिलने वाले आपको 10 में से 10, तो आधा एक तो मैडम काट ही लेते हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ भी जितने भी नियम आपको याद रहे वहाँ पर लिख दो। जैसे यहाँ पर नियम है समानता का नियम, निकटता का नियम, समापन का नियम, निरंतरता और समग्रता का नियम। तो इन सभी नियमों को आपको वहाँ पर न केवल लिखना है, क्योंकि 2 पेज पे लेके जाना है। तो क्या करना है कि पहले हेडिंग डालनी है, मतलब जैसे आपने ये हेडिंग डाल दिया समानता का नियम, फिर उसको 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करो, फिर निकटता का नियम, फिर 3-4 लाइनों में एक्सप्लेन करो और इस तरीके से इसको 2 पेज पर भरो। तब जाके आपको 2-3 नंबर, और या फिर अगर आप 1-2 पॉइंट कम भी लिखते हो तो 2.5 या 2 नंबर मिल जाएंगे। अब देखिए इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट 3 नंबर का और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि शैक्षिक अनुप्रयोग क्या हैं। तो 3 नंबर के लिए पूछा है तो कम से कम आपको 6 पॉइंट तो लिखने ही लिखने हैं कि शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, ये जो गेस्टाल्टवादी सिद्धांत है इसका। तो इसका क्या क्या उपयोग कर सकते हैं हम शिक्षा में। देखिए परिस्थिति का समग्र रूप में अध्ययन करना। अब आपको क्या है, सिर्फ ये एक लाइन नहीं छोड़नी, ये हेडिंग है, मैं आपको सिर्फ हेडिंग्स बता रही हूँ। मैंने कहा ना ये आपके लिए आंसर की तरह है, की पॉइंट्स हैं ये आपके लिए। तो इसी तरीके से आपको आंसर को फ्रेम करना है, जस्ट ये बता रही हूँ। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, फिर 2-3 लाइन में एक्सप्लेन करो, फिर पाठ्यक्रम का निर्माण, फिर 2-3 लाइन में इसको एक्सप्लेन करो। और शिक्षा में क्या प्रयोग, इसका चिंतन, मनन, स्वाध्याय, तार्किकता आदि इसको एक्सप्लेन करो। और इस तरीके से ये 6 के 6 पॉइंट आपको एक्सप्लेन करने हैं और 2 पेज आपके इसमें भर जाएंगे। तो पूरा आपका 10 नंबर का जो आंसर है वो यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इतना मुश्किल नहीं है। 2-2 नंबर के लिए हमने 1-1 पेज भरा, फिर 2 और 2 यानी 5 से 6 पेजों में आपका 10 नंबर का आंसर भी हो गया। आपको बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना पड़ा और उसके अकॉर्डिंग पॉइंट्स को जो है वो फ्रेम करना पड़ा। तो ये चीज़ अगर आप करेंगे, और मैं तो कहती हूँ आप प्रैक्टिस करो घर पर, इसका ये तो सिर्फ पहला क्वेश्चन है, आप बाकी के क्वेश्चन उठाओ और उसको प्रैक्टिस करो, आंसर लिखने की कोशिश करो। चाहो तो आप बाज़ार से जो है शीट खरीद लो, जैसी शीट होती है आपकी पेपर वाली, और उस पर लिख कर ना ट्राई करो कि कैसे आप उसको करोगे। तो ये आपका 10 नंबर का क्वेश्चन जो साइकोलॉजी में आएगा उसको इस तरीके से आपको अटैम्प्ट करना होगा। अब बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन ये है कि अधिगम या सीखना क्या है, पहला पार्ट। फिर हम सबके लिए सीखना इतना आवश्यक क्यों है, किन्हीं 3 उदाहरणों के सहित व्याख्या करो। मतलब एक तो आपको बताना है अधिगम होता क्या है, दूसरा अधिगम क्यों महत्वपूर्ण है, सीधा सा क्वेश्चन है। तो क्यों महत्वपूर्ण है वो 3 नंबर के लिए है,
और होता क्या है अधिगम 2 नंबर के लिए, यानी एक पेज पे तो आपको ये बताना पड़ेगा पूरा कि अधिगम यानी सीखना क्या होता है, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा, उसकी अवधारणा, जो भी आपको आता है वो सब लिख दो एक पेज पे। अब जब सेकंड पेज पे आओगे तो आपको हेडिंग क्या डालनी है कि इसकी आवश्यकताओं को मद्देनज़र रखते हुए उदाहरण। देखो उदाहरण जो है ना कुछ नहीं होता, आपको जस्ट अपने माइंड से जो एग्जाम्पल्स हैं वो सेट करने होते हैं। बस ये है कि आपको ना हाईलाइट करनी हो चीज़ों को, कि जब आप उदाहरण लिख रहे हो ना तो ऊपर हेडिंग डालो उदाहरण, ताकि जब हम चेक करें उस पेपर को तो हमें अलग से दिख जाए कि हाँ जी क्वेश्चन ने उदाहरण पूछा था और बच्चे ने उदाहरण लिखा है। चाहे आप अपनी ही बात को वहाँ पर लिख दो, लेकिन उदाहरण करके अगर आप लिखते हो, हेडिंग डाल के लिखते हो, तो हमें लगता है कि यस जो क्वेश्चन की डिमांड थी वो पूरी की गई है। अब किस तरीके से इसका आंसर करोगे मैं आपको बताती हूँ आगे। जैसे सबसे पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का वो अधिगम या सीखना क्या है, 2 नंबर का है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें एक टीचर देखता है, एग्जामिनर देखता है, वो ये हैं। एक तो सबसे पहले आप जो है टाइटल डालोगे, सब टाइटल, जब आप आंसर अटैम्प्ट कर रहे हो कि अर्थ और अवधारणा। आप सीखने की अर्थ बता रहे हो, अभी आप उदाहरण नहीं बता रहे हो। तो अर्थ में आप ये डालोगे कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है ये अधिगम, और ये जन्म के तुरंत बाद शुरू हो, एक जीवन भर चलता रहता है। ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, ये इस आंसर के अंदर ज़रूर होने चाहिए। ये अनुभव द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, इसमें परिपक्वता होती है, सकारात्मक विकास होता है, परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये आप जब अर्थ लिखोगे तो एक पेज पे आपको इन्हीं चीज़ों को इलेबोरेट करके लिखना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना कि 2 नंबर का है तो आपको इसमें पॉइंट नहीं बनाना, बल्कि पैराग्राफ वाइज जो है आप एक पेज इसके लिए भर दो। 1.5 नंबर और कभी कभी पूरे 2 नंबर भी हम दे देते हैं बच्चों को इसमें, अगर अच्छे से लिखा होगा तो। और साथ ही साथ क्या करो कि एक डेफिनेशन लिख दो, क्योंकि इन्होंने पूछा है कि ये क्या होता है तो लोगों ने इसके बारे में क्या कहा वो लिख दो। जैसे यहाँ पर एक परिभाषा है गेट्स की छोटी सी कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम या सीखना कहते हैं। कितनी इजी डेफिनेशन है, तो ऐसे इजी डेफिनेशन याद कर लो और चाहो तो इसके नीचे इस डेफिनेशन को और इलेबोरेट कर दो। अगर आपका पेज नहीं भरा है तो पूरे पेज को एटलीस्ट भर दो अच्छे से और एकदम साफ़ सुथरा लिखो। और जो ये डेफिनेशन है इसको ब्लैक पेन से लिख दो या हाईलाइट कर दो, पेंसिल से अंडरलाइन कर दो, पेन से अंडरलाइन करो, कुछ भी करो। अगर आपने कुछ चीज़ अपने आंसर के अंदर अच्छी लिखी है ना तो उसको शो करो, टीचर उसको देख पाए। कहीं आप ऐसी खिचड़ी पका के उसी में अच्छी बातें भी लिख रहे हो तो आपकी अच्छी बातें भी उसी में मिक्स हो जाती हैं, तो मेन पॉइंट्स भी हमको दिखाई नहीं देते। तो ये तो था आपका फर्स्ट पार्ट। अब जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जिसमें आपको आवश्यकता बतानी है, क्यों आवश्यकता और उदाहरण भी देना है। तो क्या करोगे, क्वेश्चन नहीं आपसे कोई 3 पूछा है तो आप 3 ही दोगे, 4 या 5 देने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो क्यों महत्वपूर्ण है भाई सीखना, इसके लिए माइंड में कॉन्सेप्ट लाओ कि अधिगम यानी सीखना, पढ़ना, चीज़ों को जानना क्यों ज़रूरी है। पहला, समायोजन में सहायक, ये समायोजन में सहायता करता है। समायोजन मतलब दूसरों के साथ रहने में और कोऑर्डिनेशन बैठाने में इजी हो जाता है जब हम चीज़ों को सीखते हैं या लर्न करते हैं या अधिगम प्राप्त करते हैं। तो इसको हेडिंग डाल के फिर एक्सप्लेन करो 2-3 लाइन में, फिर एक हेडिंग डालो उदाहरण, क्योंकि क्वेश्चन ने उदाहरण पूछा था तो इस पॉइंट के अंदर उदाहरण डालो और फिर लिख दो कि यदि कोई बच्चा अधिगम नहीं करता या नहीं सीखता तो वो उसे समायोजन में भी कठिनाई होती है, बजाय उस बच्चे के जो अच्छे से चीज़ों को सीखता है या अधिगम करता है। ये हो गया उदाहरण। उदाहरण में कोई ज़रूरी नहीं है आप किसी बच्चे का नाम ही लिखो, जस्ट आप इमेजिन करो और लिख दो। अब इस तरीके से जब हम इस आंसर को चेक करेंगे तो हमें लगेगा कि यस आपने पॉइंट भी लिखा, उसे एक्सप्लेन भी किया और जैसा कि क्वेश्चन की डिमांड थी आपने उदाहरण भी दिया। अब सेम चीज़ ही आप बाकी के 2 पॉइंट्स के साथ भी करेंगे। 3 पूछा है ना क्वेश्चन ने तो 3 पॉइंट बना लीजिए। अब दूसरा क्या है कि लक्ष्य पूर्ति में सहायक, तो पहले इसको एक्सप्लेन कर लो कि जो भी होते हैं, जो भी व्यक्ति हैं, बच्चे हैं, कोई भी हो, उनके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य होता है जिसको प्राप्त करने में ये सहायता प्रदान करता है। अब उदाहरण के लिए उदाहरण डाल लो कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है या कोई बच्चा जो डॉक्टर बनना चाहता है और वो अधिगम ही ना करे तो क्या वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा।
नहीं। तो इस तरीके से उदाहरण लिख दो 4-5 लाइनों का या 3-4 लाइनों का, कोई मुश्किल नहीं है। आंसर को फ्रेम करना सीखो और बनाना सीखो। फिर थर्ड पॉइंट में अपेक्षित व्यवहार में सहायक, कि जो व्यवहार चाहिए, जैसा व्यवहार चाहिए होना चाहिए, उसे प्राप्त करने में जो अधिगम होता है वो सहायता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए फिर उदाहरण हेडिंग डालो, फिर उसके नीचे एक्सप्लेन करो, कुछ भी एक्सप्लेनेशन डाल दो कि एक बच्चा है जो बहुत ही क्रूर है या गालियां देता है या सही हरकतें नहीं करता, तो अधिगम के द्वारा हम उसके अंदर ऐसे वांछित परिवर्तनों को ला सकते हैं। हो गया उदाहरण। कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें बहुत इजी है। जस्ट आपको क्वेश्चन को समझना है, उसकी डिमांड को समझना है और उसी अकॉर्डिंग अपने पॉइंट्स और टाइटल्स सेट करने हैं। तो ये 2 क्वेश्चन एग्जाम्पल्स थे आपके लिए। आप इन क्वेश्चन से अच्छे से समझें कि अपकमिंग जो क्वेश्चन होंगे आपके पेपर में, जो 6 तारीख को शायद पेपर है, 6 या 7 को, और उस दिन आपको किस तरीके से प्रिपेयर होके जाना है, उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो अच्छे से तैयारी करें और जो टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े हैं थोड़ा बहुत उनको पढ़ लो, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पेपर में और रीअपियर में ऐसा हो जाता है कि जो टॉपिक कभी नहीं आते उनको दे देते हैं वो लोग। तो आप जो है कोई भी टॉपिक छोड़कर मत जाना। प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, हर एक टॉपिक एक्सप्लेन्ड है। फिर भी अगर लगता हो कि कोई टॉपिक मैंने एक्सप्लेन नहीं किया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं अलग से वीडियो बनाकर समझा दूंगी। बट ध्यान रखें कि ये आपके पास लास्ट चांस है। रीअपियर आने के बाद आपका ये लास्ट चांस होता है पेपर को पास करने का, क्योंकि डीएलएड आपका कोर्स है 2 साल का और ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 साल देता है आपको पास करने के लिए, तो 1 ही साल एक्स्ट्रा होता है। तो इसी साल इसको क्लियर कर लेना है और अच्छे से पढ़ाई को करनी है।